गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम, जो कि प्रीवियस क्लास में रह गया था। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के प्रकार हम देख रहे थे। 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं, उसमें लास्ट जो है वो ट्राइक्लिनिक। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ये है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये भी आपस में तीनों इक्वलेंट नहीं होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो इसमें शो किया गया है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो जालक बिंदु हैं वो सिर्फ पी प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप के। तो इस तरह से 7 प्रकार के निकाय हो गए। कठोर HMT, C फॉर क्यूबिक, जिसमें A इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। फिर आता है T टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में A और B बराबर, C इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है। फिर आता है CTO ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में आता है हमारे पास में A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री। R रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में आता है A इक्वल टू B इक्वल टू C है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है। और जो कठोर H हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आता है हमारे पास में कि A इक्वल टू B तो है, लेकिन C नॉट इक्वल टू है, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, लेस देन 120 डिग्री। और हेक्सागोनल के बाद में आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में देखें तो हम ये देखते हैं कि A इज़ इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो यहाँ पर हम इसमें मोनोक्लिनिक में तो A इक्वल टू B आ गया। अब हम तीनों नॉट इक्वल टू कर देंगे। A इज़ नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू C, और अल्फ़ा और गामा की वैल्यू तो 90 डिग्री और बीटा 120 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक में तीनों ही असमान होते हैं, एंगल भी और जालक नियतांक भी। इस तरह से 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं, जिसमें कि 14 प्रकार से जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। और सबसे अधिक सममिति वाला जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, जबकि ट्राइक्लिनिक में सबसे कम सममिति पाई जाती है। इसलिए अधिकतर जो क्रिस्टल हैं वो घनीय क्रिस्टल यानी क्यूबिक क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं, और घनीय क्रिस्टल सबसे सरल क्रिस्टल संरचना होती है। यानी क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो सबसे अधिक सममिति वाला है, सिमेट्रिसिटी उसमें सबसे अधिक है। इसलिए सारे के सारे जो भी क्रिस्टल बनते हैं वो मोस्टली क्यूबिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम क्यूबिक स्ट्रक्चर की अब स्टडी देखते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में यानी क्यूब है, और सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक का मतलब प्रिमिटिव ले लेते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये हो गया कि उसके कोनों पर ही सिर्फ जालक बिंदु है। सिंपल क्यूब में हमने देखा कि इसके कोनों पर हैं, तो इसकी संरचना को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि इस सिंपल क्यूब में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर को हम कैसे किस से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या देखते हैं कि सिंपल क्यूब में जिसमें कि 8 कोनों पर जालक बिंदु है, उसमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होते हैं, निकटतम परमाणुओं की संख्या, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। यानी किसी एटम को हमने सेंटर ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और फिर उससे निकटतम परमाणुओं की हम संख्या देखेंगे कि कितनी होती है। तो यहाँ पर क्यूब में हम देखें तो सबसे पहले क्यूब कोनों पर है ही, इस जो कि स्ट्रक्चर इसमें शो हो रखा है। और यहाँ पर जो A है वो जालक नियतांक है। तो A बराबर B बराबर C है, तो दोनों जालक बिंदुओं के बीच में X डायरेक्शन में भी A, Y डायरेक्शन में भी B है, A है, और Z डायरेक्शन में भी A है, क्योंकि क्यूबिक में A बराबर B बराबर C होता है, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है, इसलिए स्ट्रेट है। अब यदि परमाणु की त्रिज्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोनों वाला एटम है, यानी कि यदि इस क्यूब का पहले वाला फ्रंट वाला जो फलक लें और इसके बेस पर नीचे वाले जो 2 एटम लें, ये इस तरह से संरचित होते हैं कि ये जो परमाणु हैं वो आपस में सटे हुए हैं 2, यानी दोनों गोले की जो सर्कल है वो सर्कल आपस में सटे हुए हो।
और यदि सर्कल की रेडियस r है तो जो a है वो a बराबर कितना हो जाएगा 2r। ये इसके स्ट्रक्चर है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो हम ले लेते हैं जैसे कि इस क्यूब का जो आगे वाला फलक दिख रहा है, इस आगे वाले फलक का कोने में ऊपर कोने में जो जालक बिंदु है उस जालक बिंदु को हमने ले लिया कि ये एटम कितने एटम से घिरा हुआ रहेगा। तो यदि क्रिस्टल की संरचना हम देखते हैं तो ये एक यूनिट सेल हो गई क्यूबिक, ऐसी की ऐसी यूनिट सेल ऊपर की तरफ होगी, ऐसी की ऐसी यूनिट सेल इसके साइड में होगी। यानी कि यदि हम जिस रूम में बैठे हुए हैं वो रूम देख लें और उसका कोई एक कोना ले लें तो उस कोने में हम देख सकते हैं कि इसमें कितने रूम हो सकते हैं। उस कोने में उसके सटे हुए एक तो उसके पास वाला उसके एक चौकोर यदि बनाए यानी एक क्यूब से 4 और बन सकते हैं, एक रूम से 3 रूम सटे हुए होंगे, यानी एक जो एटम है वो 4 रूम से घिरा हुआ मान सकते हो। और इस रूम से घिरा हुआ माने तो हम ये देखते हैं कि जो एटम के निकटतम परमाणु है एक तो इसके सिद्ध में है जो लाइन में, और ऐसे कैसे इसके ऑपोजिट सिद्ध में लाइन जाएगा। तो इस तरह से 2 तो हो गए इस एक्सिस पे, 2 हो गए वाई एक्सिस पे, 2 हो गए जेड एक्सिस पे, तो 6 जो है वो निकटतम परमाणुओं की संख्या हो गई। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। और यदि हम इसका लैटिस कांस्टेंट देखें, जालक नियत सेकंड हम निकालते हैं इसका जालक नियतांक। जालक नियतांक क्या होगा? जालक नियतांक a है तो a बराबर 2r, जहाँ पर जो r है वो इसकी एटम की इफेक्टिव रेडियस है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या है, यानी a बराबर 2r। अब हम यदि इस एकक कोष्टिका का आयतन निकालना चाहें, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो एकक कोष्टिका का जो आयतन होता है वो होता है उसकी आर्म्स का क्यूब। तो यानी इसके आर्म्स का क्यूब, और आर्म जो है वो a क्यूब, a है लैटिस कांस्टेंट तो a क्यूब, और a है वो 2r के बराबर है। तो 2r के टर्म्स में यदि हम आयतन निकालना चाहें तो 2 2 8 r क्यूब। अब हम निकालना चाहते हैं कि प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी है, यानी कि इस यूनिट सेल में टोटल कितना परमाणु है, कितने परमाणु हैं, एक मतलब पूरा कह सके कि पूरा परमाणु इसमें है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोनों पर जो एटम है वो दूसरे वाले सेल में भी है, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन एक एटम का 8 में है। यानी जिस रूम में हम बैठे हैं उसका यदि हम एक कोना पकड़ लें और उस कोने को हम देखें कि 4 तो नीचे रूम हो गए सटे हुए और 4 एज इट इज ऊपर हो गए। इस तरह से 8 रूम्स में या 8 सेल्स में एक एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो एक सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8, और इस तरह से 8 कोने हैं तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना आ गया 1 एटम, यानी कि एक कोष्टिका में एक एटम होता है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एक एटम हो गया। अब आता है 6 नंबर। 6 नंबर में हम क्या निकालना चाहते हैं कि परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसमें परमाणुओं का आयतन कितना होगा? एकक कोष्टिका का आयतन देखा v बराबर a क्यूब। अब परमाणुओं का आयतन देखेंगे कितना होता है। परमाणु जो होते हैं उसका आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन ही परमाणु का आयतन हो जाएगा, यानी गोले का जो आयतन होता है वो 4π/3 और r क्यूब, यानी उसकी रेडियस का क्यूब कर दे और जितने परमाणु होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परमाणु का आयतन प्रति एकक कोष्टिका आ जाएगा। तो v बराबर हम लिखते हैं गोले का आयतन 4π/3 r क्यूब इंटू परमाणु की संख्या। इसमें परमाणु कितना है 1, पूरा परमाणु 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 4πr³ 3। r को यदि हम जालक नियतांक के रूप में लिखें तो a/2, और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो πa³/6। तो इसमें प्रति एकक कोष्टिका में परमाणु का जो आयतन है वो πa³/6 आता है। नेक्स्ट है पेकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक क्या है कि एकक कोष्टिका के आयतन के सापेक्ष उसमें परमाणु का आयतन कैसे हैं, ये कहलाता है पेकिंग फ्रैक्शन। यानी टोटल सेल के आयतन के सापेक्ष उसमें परमाणु का आयतन
कैसे हल। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, संकुलन गुणांक है। संकुलन गुणांक को लिख सकते हैं हम एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन डिवाइडेड बाय एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका के आयतन के सापेक्ष एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना है, ये शो करता है संकुलन गुणांक। और ये संकुलन गुणांक उस स्ट्रक्चर को बताएगा कि उस स्ट्रक्चर में परमाणु किस तरह से है, यानी लूजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, किस तरह से उसके संरचना, जैसे जैसे पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, जितना मान पैकिंग फ्रैक्शन का आएगा उससे पता लगता है कि इसकी संरचना कैसे होगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन यदि हम सिंपल क्यूबिक का निकालें तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन हमने निकाला पाई a³/6 और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है a³, तो ये a³ से कैंसिल हो जाएगा π/6। तो पैकिंग फ्रैक्शन π/6, पाई का मान रख करके हमने निकाला तो 0.52 या फिर 52% कह सकते हैं। यानी कि यदि पूरा 100% है तो उसके आधा भाग ही उसका परमाणुओं से भरा हुआ है, बाकी सारा का सारा खाली पड़ा है। यानी कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन 52% है। इसको हम कह सकते हैं कि वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी संरचना एक सटे हुए नहीं है, खुली खुली संरचना है उसकी। 52% भाग उसका पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है यानी आधा भाग ही भरा हुआ है, इसलिए लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए प्रिमिटिव सेल, यानी अभज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश क्या क्या हैं। मूलभूत सदिश क्या है, यानी ए वेक्टर बराबर हम देखें तो मूलभूत सदिश यानी कि ए वेक्टर का मान, बी वेक्टर का मान, सी वेक्टर का मान क्या आता है। चूँकि सिंपल क्यूबिक है तो ए वेक्टर का मान यानी एक्स दिशा में ai², जहाँ पर i², j², k² एकांक सदिश है, x y z अक्षों के अनुदिश, तो ए वेक्टर बन जाएगा ai², बी वेक्टर aj², सी वेक्टर ak²। तो इन क्यूबिक में ए और बी और सी बराबर होता है, इसलिए ए वेक्टर बराबर भी ai² आया है, बी वेक्टर बराबर भी aj² आया है, सी वेक्टर बराबर भी ak² आया है। ये आ गए इसके फंडामेंटल वेक्टर्स। अब यदि हम ये अभाज्य कोष्ठिका का हम आयतन निकालें, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन जो होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमने पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में। ये अभाज्य कोष्ठिका का आयतन है। यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का यदि मान रखें तो ओमेगा बराबर हो जाता है ai² डॉट aj² क्रॉस ak²। यहाँ से ए कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट यानी सदिश नहीं है, अदिश राशि है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा इसके एकांक सदिशों के गुणा से। तो a³ बन गया i² डॉट j² क्रॉस k²। j² क्रॉस k² का जो मान होता है वो i² है, तो a³ i² डॉट i², और i² का जो अदिश गुणा है वो 1 है, तो ओमेगा का मान आता है a³। तो सरल घर्षणीय संरचना में अभाज्य कोष्ठिका तथा एकक कोष्ठिका का आयतन एक समान होता है। तो यहाँ पर ये अभाज्य कोष्ठिका का आयतन भी a³ है और यूनिट सेल का वॉल्यूम भी a³ है। तो ये याद रखने वाली बात है कि सिंपल क्यूबिक में जो प्रिमिटिव सेल है वो यूनिट सेल का वॉल्यूम भी वही है। और यदि सिंपल क्यूबिक का कोई एग्जाम्पल ले जो कि लूजली पैक्ड संरचना हो, वो लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है वो है पोलोनियम। तो इस तरह से हमने सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक देखा है। अब हम देखेंगे कि सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है उसमें इन सभी पॉइंट्स का मान क्या क्या आता है। सभी का मान जैसे कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, फिर उसका जालक नियतांक क्या होगा, फिर एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और फिर परमाणुओं का आयतन कितना है प्रति एकक कोष्ठिका में, फिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फिर उसके फंडामेंटल वेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर उसका प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके।